में आसमान से आग बरस रही है और राजधानी बूंद बूंद के लिए तरस रही है। घरों में नल सूखे हैं, लोग टकटकी लगाए टैंकर की राह देख रहे हैं। टैंकर आते ही पानी लेने के लिए होड़ मच रही है। मिनटों में टैंकर खाली हो जा रहे हैं। जिन्हें पानी मिल गया वो खुद को खुशनसीब समझ रहे हैं और जिन्हें नहीं मिला वो इंतजार का सिलसिला जो है उनका लगातार जारी है। इस बीच टैंकर माफिया का अपना धंधा चल रहा है। आरोप है कि ब्लैक में टैंकर महंगे दामों पर भेजे जा रहे हैं। पानी की किल्लत के बीच धांधली करते लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने मूनक नहर पर निगरानी बढ़ा दी है। यहाँ पुलिस की टीमें बाइक से लगातार गश्त कर रही हैं। दिल्ली को टैंकर माफियाओं से बचाने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक अलर्ट मोड पर है। तो दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर राजनीति जमकर हो रही है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। इंतजार है तो उस गुड न्यूज का, जिससे इस भीषण गर्मी में यहां लोगों को इस संकट से छुटकारा मिल सके। भीषण गर्मी, 46 से 47 डिग्री के करीब तापमान में लू का मंजर और इन सब के बीच पानी के लिए त्राहिमाम। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां झुलसाने वाली इस गर्मी में लोगों को गला तर करने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग टैंकर देखते ही उस पर टूट पड़ रहे हैं। पानी की किल्लत को लेकर यहाँ लोग टैंकर की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। टैंकर से किसी को पानी नसीब होता है तो किसी को मायूस होकर घर लौटना पड़ रहा है। पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर पानी मिल रहा है उनको जिनके घर के आगे टैंकर रुकता है। जहाँ रुक रहा है वहाँ पहले से ऑलरेडी पानी 500 लीटर की टंकियाँ रखी हुई हैं, उनको पानी मिलता है और हमें पानी नहीं मिलता। तुगलकाबाद के इलाके की संजय कॉलोनी हो या फिर चाणक्यपुरी का विवेकानंद कैंप या गीता कॉलोनी या फिर ओखला का इलाका, हर जगह लोग इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों के घरों में नल लगे हुए हैं, टंकियां लगी हुई हैं, लेकिन उनमें पानी का दर्शन दुर्लभ हो गया है। इसीलिए लोग टैंकर के भरोसे हैं, लेकिन उससे भी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। अगर टाइम आता है इसलिए भीड़ ज्यादा होता है। कारपोरेशन का पानी जो बूस्टर लगा हुआ, वो बूस्टर का पानी एक भी नहीं देते हैं लोग। यहाँ आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। दिल्ली में चुभती जलती गर्मी में पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर राजनीति भी तेज है। बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार पर टैंक माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। तो दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मारलेना कह रही है कि टैंकर माफिया को रोकना इस समस्या का हल नहीं है। कार्रवाई करने के बदले फिर से वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी की सरकार संरक्षण दे रही है। कह रही हम तो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब साफ हो चुका है कि दिल्ली वासियों को जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया जा रहा है, पहले दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का घोटाला किया, कोई नई पाइप नहीं बिछाई, पाइप सड़ गई, 40% पानी बेकार हो जाता है और फिर उसके बाद जो पानी हरियाणा और अन्य राज्य भेजते हैं तो उन पानी पर पहला अधिकार दिल्ली के लोगों का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की साठगांठ में काम करने वाले वाटर टैंकर माफियाओं का होता है। टैंकर माफिया आज पूरे जोर शोर से अपना काम कर रहा है और ये मिलीभगत से हो पा रहा है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से हम एक मुद्दा उठाते आए हैं कि पूरी दिल्ली में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। क्यों सप्लाई किया जा रहा है और क्या कारण है? उसकी वजह से टैंकर माफिया हो या पानी का माफिया जो बॉटल्स में पानी सप्लाई करता है, आज एक परिवार को, जो गरीब परिवार है, उसको भी 50 से 100 रुपया अपने पीने के पानी के लिए खर्च करने पड़ते हैं और वो डिपेंडेंट किसके ऊपर? टैंकर्स पे। इलीगल टैंकर्स बिल्कुल रोकने चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें रोकेंगे भी तो आप आधा एमजीडी पानी बचा लेंगे, आप पौना एमजीडी पानी बचा लेंगे, आप शायद 1 एमजीडी पानी बचा लेंगे, लेकिन जो 40 एमजीडी पानी की कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। उसको पूरा किया जा सकता है
सिर्फ और सिर्फ अगर हमें यमुना में वजीराबाद पॉन्ड पर और मुनक कनाल में पानी मिले। दिल्ली में पानी की किल्लत पर हो रही राजनीति के बीच जनता पिस रही है। उसे पानी की दरकार है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अब इस समस्या का हल कैसे और कब निकलता है, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी खबर पे और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन से। पंकज, देखिए, पानी की किल्लत का मामला जो है काफी दिनों से सामने आ रहा है। दिल्ली में लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये बताइए इसका हल क्या है? मंत्री तो अपनी राजनीतिक बयानों के साथ सामने आ रहे हैं, लेकिन हल क्या निकल रहा है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तब तक लोगों तक पानी की सप्लाई बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। जहां हम मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाते हुए आपको और भी आगे की जानकारी देंगे। ये देखिए किस तरह के हालात होते हैं लोगों के घरों के सामने। यहाँ पर जितने भी प्लास्टिक के डब्बे हैं और वो हर साधन जहाँ पर पानी भरा जा सकता है उनका इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ ये पाइप जो आप देख रहे हैं, जब भी टैंकर यहाँ पहुंचता है पानी लेकर, तो उस पर इस पाइप को लगाया जाता है और फिर पानी को इन तमाम जो प्लास्टिक के डब्बे हैं उनमें भरा जाता है। यहाँ दूर दूर तक आपको ये नजर आएगा कि ये कॉलोनी दरअसल पीने के पानी के इंतजाम में ही जुटी रहती है। यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हुए हैं वो भी इंतजार करते हैं कि कहीं पानी का टैंकर तो नहीं आ रहा है। पानी का टैंकर आएगा तो फिर हम अपने पानी के जो तमाम बर्तन हैं उनको भर लिया करेंगे। यहाँ पे आपको फुटपाथ में सिर्फ और सिर्फ ये नजर आएगा कि कितनी जद्दोजहद है यहाँ पर पानी के लिए। पानी दो तरह का है, एक बोरवेल लगा हुआ है तो उसमें खारा पानी आता है जिसको आप पी नहीं सकते, घर के बाकी जो कामकाज होते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पानी है वो वाटर टैंकर के जरिए भेजा जाता है जो कि पीने का पानी होता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा मारामारी होती है। और आज सुबह से हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे पाइपलाइन भी बिछा दी गई है, लेकिन अब तक बड़े टैंक जो लगाए गए थे उनके जरिए पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई थी। ऐसे में यहाँ पर चाहे गर्मी हो या बाकी मौसम, पूरी तरह से लोग पानी के लिए इंतजार करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो पूरी कॉलोनी है वहां पर ना सिर्फ बुजुर्ग, बच्चे, जितने भी लोग सुबह उठते हैं 5 बजे से 6 बजे से, वो सिर्फ और सिर्फ पानी की लाइन में कतार लगाते हुए ही पाए जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि ऐसे हालात जो दिल्ली की बाकी जगहों पर भी हैं, वहां पर पानी की समस्या कब दूर होगी? चाहे वो गीता कॉलोनी हो, चाहे वो गोविंदपुरी हो, या फिर दिल्ली के बाकी इलाके हों जहां पर पानी की दिक्कत आ रही है, क्या वहां पानी की आपूर्ति की जा सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें इतनी भीषण गर्मी हो रही है और उस पर पानी की किल्लत, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है इस गर्मी में। रुक करूंगी आपका फिर से, लेकिन इस वक्त मनीषा भी हमारे साथ जुड़ गई है। मनीषा, इस वक्त आप कहां पर हैं? वहां की तस्वीरें दिखाइए। जैसा कि पंकज ने दिखाया कि जो लोगों ने अपने बाहर, घर के बाहर जो है वो कंटेनर्स रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं कि कब टैंकर आए और कब वो उनको पानी से भरें, तो वहां की क्या स्थिति है? क्या वहां भी लोग जो है पानी के लिए वैसा ही इंतजार कर रहे हैं? टैंकर दिन में कितनी बार आते हैं जो लोग उससे पानी ले सके? बिल्कुल गीतिका, यहाँ का भी सेम वैसा ही हाल है जो बाकी के दिल्ली के इलाकों का हाल है। इस वक्त हम हैं दिल्ली के फरीदपुरी इलाके में और आनंद पर्वत के पास ये इलाका है जो ढलान के नीचे की तरफ पड़ता है। और आप देख सकते हैं यहाँ हालत, मतलब बड़ों के साथ आपको यहाँ बच्चे भी नजर आ रहे होंगे। और ये इकलौता, ये इतने सारे आपको यहाँ पे कंटेनर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन पानी बहुत कम बर्तनों में। और आप देख सकते हो टैंकर का तो यहाँ नामो निशान नहीं है। और जो बचा कुचा है वो है ये सरकारी बोरवेल, ठीक है, और जिसमें से पानी ना के बराबर आएगा भी तो गिनती के 30 सेकंड के लिए पानी आएगा फुल प्रेशर के साथ, उसके बाद पानी नहीं आता। और पानी की कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरीके का पानी है, मिट्टी वाला पानी। मतलब इसको पीने के लिए तो इस्तेमाल किसी तरीके से नहीं किया जा सकता। लोग खाने के लिए किस तरीके से करें, नहाने के लिए, मतलब तमाम चीजों में पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ के लोगों का बुरा हाल है, टैंकर्स है नहीं। अम्मा, क्या क्या कितनी दिक्कतें हो रही है? देखो मेरी बात सुनो, बहू को बेचती हूँ तो फिर वो हमारे को 3 बजे खाना देती है। नहीं, टैंकर का क्या? और दूसरी बात यह, टैंकर आते हैं लेकिन आते हैं, थोड़े आते हैं, लेकिन गुजारा लायक तो नहीं आते। पानी गुजारा लायक नहीं है। नहीं आया। क्या समय है टैंकर? उसके भी टैंकर वाला आके पैसे वसूलता है। टैंकर माफिया इतना हावी है,
बिना पैसे लिए टैंकर नहीं भेजता, उसके बाद अगले दिन के लिए फिर उससे हाथ जोड़ने पड़ते हैं यहाँ के क्षेत्र वालों को कि अगले दिन टाइम से पानी ले आए। ये टैंकर माफियाओं ने इतना कब्जा कर रखा है कि लोगों के लिए पानी लेना पैसे देकर भी बड़ा मुश्किल है। दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर सरकार जो ड्राइवर है वो पैसे क्यों ले रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे इन गलियों तक? गलियों तक इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कहते हैं जी पानी की समस्या, अगर आप पैसा देंगे तो पानी की समस्या हल हो जाएगी। 500 रुपये आप टैंकर को दीजिए, आपके घर में टैंकर आ जाएगा। अब ये आपको मैं बिल दिखा देना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार का बिल है ये। 2022 के अंदर हमने पानी के लिए अप्लाई किया था और 2022 के अंदर ना तो हमारे पास एक बूंद पानी आया, मीटर सरकार लगा के गई और 1,18,000 रुपए का भी करंट का बिल है। ऐसे ही हमारे घर के बगल वाला बिल है, ये आंटी जी का बिल है, इन्होंने भी 2019 के अंदर मीटर लगवाया था और मीटर लगने के बाद 1,17,000 रुपए का इनका बिल है। 1 लाख रुपए के बिल होने के बावजूद भी एक बूंद पानी नहीं है। यहाँ पे नहीं। आपका ध्यान इस सड़क की तरफ दिखाना चाहता हूँ। इस सड़क में देखिए कितनी पाइपलाइन डली है, कम से कम लाखों रुपए की पाइपलाइन डली है, लेकिन पानी एक बूंद नहीं है। तो इसलिए दिल्ली सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस घोटाले को बंद करें और जो आपने वादा किया था कि नल से जल देने का जो वादा किया था वो पूरा करें। और ये माताएं हालत देखिए किस तरीके से बुरी हालत है गीते का यहाँ पे। और एक चीज और बता दूं, ऐसे फरीदपुर इलाके में इस तरीके के जो सरकारी बोरवेल है यहाँ पे कम से कम 20 से 22 इस तरीके से होंगे, लेकिन गिनती के 2 से 3 में पानी आता है और पानी भी इस तरीके से कि बहुत देर तक पानी नहीं आता। ये इस वक्त आया, ये फुल प्रेशर से अभी पानी आया है और ये गिनती के 30 सेकंड तक यहाँ पे पानी रहेगा और उसके बाद ये पानी भी चला जाएगा। और पानी की स्थिति हमने आपको दिखाई किस तरीके से पानी है। सोचो किस हालत में पानी, इसको कौन कैसे पिएगा। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये पानी का इस्तेमाल ही कैसे करते, ले जाते हैं पानी में मिट्टी को पहले बिठाते हैं, फिर उसको उबालते हैं, फिर उसको नहाने के लिए, खाने के लिए, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लौटते हैं आपके पास, गर्मी का समय है। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, देखिए दिल्ली में एक प्रॉब्लम और देखी गई है अक्सर कि पानी की लीकेज बहुत ज्यादा है। जैसे कि अभी भी एक व्यक्ति ने ये बताया कि वहां पर वाटर पाइप तो हर जगह डली हुई है लेकिन पानी नहीं आता और बहुत जगह पानी की लीकेज के मामले भी सामने आए हैं। इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल, ये जो लीकेज है ये एक बड़ी समस्या है। दिल्ली में 2 तरह की पाइपलाइन है। एक पाइपलाइन वो है जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दिल्ली के अलग अलग इलाकों तक पानी की सप्लाई करता है। दूसरी पाइपलाइन वो होती है जो दिल्ली के घर घर तक पानी की सप्लाई करता है। पिछले 6 महीने के आंकड़े अगर हम देखें तो 2000 से ज्यादा छोटे बड़े लीकेज को ठीक किया गया है। इसका अर्थ क्या है कि सीधे तौर पर लीकेज की वजह से लोगों के यहाँ सप्लाई कम होती है। दिल्ली अलग अलग जगहों पर बसी हुई है। दिक्कत ये भी आती है कि ऐसे लोग जिनका घर थोड़ा ऊंचाई पर है वहां तक पानी पहुंच ही नहीं पाता है और वो लोग हैरान परेशान रहते हैं कि हमारे यहाँ पाइपलाइन है फिर भी पानी नहीं आ पाता। हम जहां मौजूद है वहां पाइपलाइन है, पानी की बड़ी बड़ी टंकियां लगाई गई हैं, लेकिन वहां पर पानी नहीं भरा गया, उसकी सप्लाई शुरू नहीं की गई है। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर पानी को सुरक्षित करके रखा जाता है। यहाँ पे हम जब लोगों से बातचीत करते हैं तो उन्होंने बताया कि अगर कुछ देर के लिए नजर चूक जाए या फिर उनका बर्तन खुले में रह जाए तो पानी चोरी भी हो जाता है, लोग इस्तेमाल करके चले जाते हैं। तो बहुत ही छोटी छोटी बातें ये जरूर हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्हें पानी की जरूरत है ये बातें बड़ी बन जाती हैं। और ऐसे में ये देखना होगा कि क्या पानी की आपूर्ति के लिए आज भी जो बैठक होनी है उसमें कोई समाधान निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि हिमाचल ने 137 क्यूसेक पानी देने से मना कर दिया है, उन्होंने कहा कि पानी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले में यमुना नदी का जो जल स्तर है वो गर्मी होने की वजह से भी नीचे चला गया है। आम आदमी पार्टी सरकार भले ये कहे कि हरियाणा जो पानी दे रहा है वो कम दिल्ली तक पहुंच रहा है और ऐसी स्थिति में ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ दूर दूर तक आपकी जहां भी नजर जाएगी इस तरह के आपको पानी के ये साधन नजर आ जाएंगे। और यही सबसे बड़ा सवाल और चिंता की बात भी है कि आखिर दिल्ली वालों को इस पानी की समस्या से कब राहत मिलेगी। क्योंकि आज जो आंकड़े चिंताजनक और इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस भीषण गर्मी में पानी की तंगी ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और राजधानी पानी की किल्लत से क्यों परेशान है, आखिर दिल्ली पड़ोसी राज्यों पर पानी के लिए क्यों निर्भर है और कहां से कितना पानी मिलता है, देखिए खास रिपोर्ट। गर्मी अपने प्रचंड रूप में है और इसी बीच दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। राजधानी के हर गली मोहल्ले में पानी के टैंकर का इंतजार हो रहा है। टैंकर आते ही मिनटों में ये टैंकर खाली भी हो जाता है।
पानी के टैंकर आते ही लोग टूट पड़ते हैं। कोई बाल्टी लेकर भागता है तो कोई धक्का मुक्की करके सबसे पहले पानी लेना चाहता है। पेंशन और पीएफ की तरह लोग पानी को भी सहेज कर रखना चाहते हैं। पानी का टैंकर आते ही किस तरह होड़ मच जाती है, इसकी तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वक्त हम विवेकानंद कैंप में मौजूद है और पीछे आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर पीने का पानी पहुंचा है और लोग पाइपलाइन की मदद से जो तमाम उनके पानी स्टोर करने के साधन हैं वहां पर पानी जमा कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ पानी के टैंकर की मदद से ही पीने के पानी की सप्लाई होती है। यहाँ पे एक बोरवेल भी लगा हुआ है लेकिन इसमें खारा पानी आता है, ये पीने का पानी नहीं है। और यहाँ पर देखिए आप किस तरह से यहाँ रहने वाले तमाम जो लोग हैं उनके घर का हर सदस्य सिर्फ और सिर्फ पानी भरने की जद्दोजहद कर रहा है। दिल्ली में पानी की डिमांड और सप्लाई में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली को रोजाना 1290 एमजीडी पानी चाहिए, लेकिन दिल्ली को इस वक्त 951 एमजीडी पानी मिल रहा है, यानी हर दिन करीब 339 एमजीडी पानी की कमी से दिल्ली वाले परेशान हैं। क्या आज फिर पीने का पानी आया, दिक्कत वही जारी है? दिक्कत क्या, पानी से तो डेली है, इतनी तो डेली है, आदत भी पड़ गई। मैं तो ये कहना चाहूंगी जब पाइपलाइन यहाँ डाली है तो सर इसको जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। तो थोड़ा पानी से राहत मिलेगी हमको। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली के जल संकट की वजह पानी की कम सप्लाई है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के मुताबिक दिल्ली को रोजाना 50 मिलियन गैलन पानी कम मिल रहा है। ऐसे में राजधानी के जल संकट को समझें तो दिल्ली को हरियाणा सरकार की तरफ से यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश से गंगा नदी से और पंजाब से भाखड़ा नागल और रावी व्यास नदी से पानी मिलता है। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी को हर दिन 129 करोड़ गैलन की पानी की जरूरत होती है और दिल्ली में भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है, तो राजधानी को पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली में पानी की आपूर्ति की 2023 की एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो दिल्ली को हर दिन यमुना नदी से करीब 38.9 करोड़ गैलन पानी मिला और गंगा नदी से करीब 25.3 करोड़ गैलन पानी मिला। वहीं भाखड़ा नागल से करीब 22.1 करोड़ गैलन पानी मिलता था, यानी 2023 में दिल्ली को कुल 95.3 करोड़ गैलन पानी मिलता था, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 96.9 करोड़ गैलन हो गया है। लेकिन राजधानी की जरूरत 1290 एमजीडी पानी की है। दिल्ली को अब आस पड़ोसी राज्यों से ही है। पानी बढ़ेगा तो दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। दिल्ली से पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं नीट 2024 के रिजल्ट्स के बारे में। जो विवाद चल रहा है उसकी, नीट 2024 में गड़बड़ी के मामले पर छात्रों का संघर्ष अभी भी जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पे सुनवाई चली। सभी याचिकाओं की एक जगह सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दूसरी याचिकाओं के साथ इन तबादला अर्जियों को भी जोड़ा। इसके साथ ही सभी अन्य मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को करेगा। तो आइए रुक करते हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया का, इसी पर और जानकारी लेते हैं। मनीष, देखिए आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ये मामला जो है बेहद गंभीर है। प्लीज बताइए लेटेस्ट अपडेट क्या है, छात्रों की क्या मांगे हैं, क्या क्या सुझाव दिए जा रहे हैं और क्या किस तरह से इसे हल किया जाएगा?
देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर है और आज सभी जितनी पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। और खासकर वो पिटीशन जो एनटीए की थी, जो कि कह रही थी कि जो है सारी जितनी भी पिटीशन अलग अलग हाई कोर्ट्स में हैं उनको एक ही जगह लाया जाए, उसके लिए भी कोर्ट ने कहा है। हमारे साथ नितिन विजय जी हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, कोटा से आते हैं, ये भी पिटीशनर्स थे। क्या पिटीशन आपकी थी और आज क्या रिस्पॉन्स किया है कोर्ट ने आपको? आप लाइव हमारे साथ गुड न्यूज स्टूडेंट। सर, हमारी 3 मेजर मुद्दे जो थे हमारी पिटीशन की, जिसकी सुनवाई ट्यूसडे को होने की पूरी उम्मीद है, उसमें एक तो ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा था कि ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए गए, पर उसको तो कल ही एड्रेस कर दिया गया कि ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। पर उसमें जो दूसरा मुद्दा हमारा है कि जिनको 1563 बच्चों को दोबारा चांस दिया गया कि वो दोबारा एग्जाम देंगे, पर मैं कह रहा हूं ऐसी, इसका मतलब एनटीए ने ये तो मान लिया कि गड़बड़ कहीं ना कहीं हुई है। तो गड़बड़ कहीं ना कहीं अगर हुई है तो सिर्फ उन्हीं सेंटर्स पे नहीं हुई जहां से कंप्लेन आई थी हाई कोर्ट को लेके। कंप्लेन बहुत सारे सेंटर्स पे लोकल अथॉरिटीज को दी गई। क्या उन बच्चों को जहां पे कंप्लेन आई थी, जहां पे और गड़बड़ी हुई थी, उनको क्या दोबारा पेपर देने का चांस नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल 110% उन्हें चांस मिलना चाहिए। दूसरा मेजर मुद्दा जिसकी वजह से रैंक्स इतनी इन्फ्लेट हुई हैं, वो रियल मुद्दा है लीकेज। मैं आपको बताता हूं कि ये वाली जो चार्ट है, इसमें आपको समझाता हूं कि 600 नंबर के ऊपर पिछली बार 29,348 रैंक थी। इस बार ये रैंक 81,179 हो गई है। अगर इसको परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो 176% ग्रोथ हो गई है, इन्फ्लेशन इन रैंक, जबकि पेपर लगभग वैसा ही था। बच्चे जो एस्पिरेंट्स बड़े वो 16% ही थे। अच्छा, एनटीए कहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नेचर ही ऐसी है और इस बार संख्या बल बढ़ा है और थोड़ा सा एवरेज बढ़ा है। एवरेज जो बढ़ा है एनटीए के खुद के जवाब में, वो सिर्फ 6.1% बढ़ा है, सिर्फ 6.1% एवरेज जो बढ़ा है। कैसे टॉप रैंक्स में इतना इंक्रीज हो सकता है? अगर ये इंक्रीज ऊपर हो रहा है तो 200 नंबर पे इंक्रीज सिर्फ 36% ही क्यों है? ये एवरेज में इतना कम क्यों है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसी साल पैदा होने वाले बच्चे एकदम से इतने इंटेलिजेंट हो गए? ये बात हजम नहीं हो रही है। अच्छा, शायद हम इसे हजम कर लेते अगर ये 100% स्टैब्लिश हो चुका होता कि एग्जाम हर जगह बिल्कुल फेयरली हुआ है। जब हमारे पास पटना की एफआईआर है, हमारे पास गोधरा गुजरात की एफआईआर हैं, हमें जगह जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं, बच्चों की दिखाई दे रही है, तो क्यों इसे नकारा जा रहा है? मैं फिर से हर मन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मैं शिक्षाविद हूं, हमारा ये काम नहीं है जो हम सुप्रीम कोर्ट में आके कर रहे हैं। पहली बार हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और हमारा काम ये कि हम अच्छे से पढ़ाएं। पर मैं खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मैंने तैयारी करी है। मेरे को पता है कि जो बच्चे हैं उन्होंने अकेले ने एग्जाम नहीं दिया, उनके पूरे परिवार ने एग्जाम दिया है। मैं कह रहा हूं क्या वो पास होते, फेल होते? लेकिन इस पर आप सरकार का भी टेक आपने सुना होगा। खुद वो कह रहे हैं कि कोई लीकेज नहीं हुआ है, नवोदय के बच्चे, गांव देहात के बच्चे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। सरकार के स्टेक पर क्या लगता है आपको? आप क्या देखिए, मैं आप बात समझे, मैं कोई मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, न मुझे सरकार से इसमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार को ताकीद अगर जो करना है एनटीए को करना है। रियलिटी में जो एंटी टेस्टिंग एजेंसी है अगर वो एक्सेप्ट कर लेगी तो सरकार भी कुछ नहीं बोलेगी। मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आज एनटीए शायद हो सकता है कि डर में कुछ नहीं बोल रहे हो कि हमसे गड़बड़ हुई हो गई है। अरे क्या बुराई है? मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 24 लाख बच्चों का ओएमआर पे टेस्ट कराना, ऐसा विश्व में कहीं नहीं होता। जो एनटीए कर रहा है ये कोई विश्व में करने वाली पहली ऐसी एजेंसी जो ये कर पाती है। क्या इसमें कभी गड़बड़ी हो सकती है? हो सकती है। हमने चंद्रयान भेजा, पहली बार हमसे गलती हो गई, इसका मतलब हमारे साइंटिस्ट खराब थोड़ी हो गए। कई जगह मीडिया में बोला जा रहा है कि इनको स्क्रैप कर दो, ये खत्म कर दो। अरे हो सकती है गलती। समस्या इस जगह है मुझे व्यक्तिगत रूप से कि रियलिटी में वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हो गई गलती तो अभी एक्शन ही प्लान ही होना चाहिए था कि जिन जिन सेंटर्स पे गलती हुई उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आज एनटीए बोलते कि हम इस कमेटी बना दी है, जो जहां पे भी सेंटर्स में गड़बड़ी हुई है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और वहां पे रीनीट होगा। अगर आज ये एनटीए कर लेता है जैसे उन्होंने ग्रेस मार्क्स को लेके करा, तो मुद्दा ही खत्म हो गया है। और उससे जो 24 लाख बच्चे हैं उन्हें एक फेयर चांस मिलेगा, जिन्होंने पूरे 2 साल 3 साल 4 साल, आपको शायद पता होगा कि नीट के एग्जामिनेशंस जो है बहुत सारे लोग देते हैं और 2-2 3-3 ड्रॉप उसमें होते हैं। 4-4 साल तक बच्चे ड्रॉप देते हैं। 4-4 साल तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी करना, अपने आप को कमरे में बंद रखना, हर चीज को सेक्रीफाइस करना। उसे जब ये लगता है 63 बच्चों को जो कहा गया है कि आप दोबारा से नीट दे सकते हैं, थोड़ा सा भी सोल्यूशन आपको वो लग रहा है कि थोड़ा सा भी जो समस्या बढ़ी है कुछ उसका हल निकलेगा उससे? उस पूरी समस्या जो हुई है उस समस्या का 5% हिस्सा है जो कल सुप्रीम कोर्ट ने करा है। उस पूरी समस्या का 5% से भी कम हिस्सा है। कुछ असर पड़ेगा इसका ओवरऑल कट ऑफ पर या फिर रैंकिंग पर? 400-500 रैंक तो ऊपर नीचे होगी सब बच्चों की। हाँ, इसमें कोई ज्यादा फेरबदल नहीं हो सकता है। आप समझिए 1563 है, जहां तक मेरे को एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है, बट जहां तक मैं समझ रहा हूँ उस 1563 में 300 या 400 डॉक्टर बनने लायक
बच्चे घुस गए होंगे ग्रेस मार्क्स की वजह से। तो आप ऐसा समझ लें कि जो बच्चे डॉक्टर बनने वाले होंगे उनकी रैंक 300-400 ऊपर चली जाएगी, मतलब थोड़ा उनको एक कॉलेज अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वजह से हो सकता है कि जिस बच्चे को लोअर कॉलेज मिलने वाला हो उसको ऊपर कॉलेज मिल जाएगा। पर सोचिए अगर लीकेज वाला मामला भी हो जाए तो जो बच्चा आज ये सोच ही नहीं पा रहा कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगा, वो भी डॉक्टर बन पाएगा और वो लायक था। 20-25 हजार ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने चाहिए थे पर वो डॉक्टर नहीं बने। आपके हिसाब से, वैसे टेक्निकल सवाल नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से अगर पेपर लीक हुआ है तो ऐसे कितने एस्पिरेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस पूरी चेन में? 25,000। मेरे हिसाब से 20 से 25,000 बच्चे ऐसे हैं जो इस साल डॉक्टर नहीं बनने चाहिए थे और बन रहे हैं, क्योंकि डेटा ये बता रहा है, ये डेटा साफ साफ आपको बता रहा है। 29,000 से 81,000 रैंक कैसे हो जाएगी सर? पेपर वही, बच्चे वैसे ही, इसी साल पैदा होने वाले बच्चे, यानी कि जो इसके प्रपोर्शन में बच्चे पैदा होंगे यहाँ, वो एकदम से इंटेलिजेंट हो गए। ये होना मेरे हिसाब से थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि मुश्किल है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज मीडिया चैनल से भी कहना चाहता हूं मैं कि इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। ये उन 1.25 करोड़ लोग हैं जो बच्चे जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं आपको इसका दूरगामी नुकसान बताता हूं सर, इसका दूरगामी नुकसान क्या बताता हूं। आपको याद होगा जब मैच फिक्सिंग हुई थी तो हमने 2-3 साल तक क्रिकेट देखना बंद कर दिया था, राइट? ये ट्रस्ट की बात है। अगर आज देश में ट्रस्ट हट गया कि एग्जामिनेशन फेयर नहीं होता, तो 24 लाख की संख्या अगर कम हो गई तो हमें कम अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। कंपटीशन की वजह से तो हमें अच्छे डॉक्टर्स मिलते हैं। अच्छा, एक बात मुझे समझाइए, कुछ जैसे कि ग्रेस मार्क्स शायद इससे पहले कभी नहीं दिए गए, रिजल्ट का जो डेट था वो कुछ और था, उसको शायद 4 जून पर लेकर आए। ये जो सीरीज जो दिखाई पड़ रहा है इसकी कुछ गड़बड़ी के वजह से किया गया? ये मेरे को लगता है शायद ये इसलिए हुआ होगा भाई, 4 जून को जब इतना बड़ा उत्सव है हमारी डेमोक्रेसी का, उस दिन जब पूरी मीडिया शायद डेमोक्रेसी में लगी हुई तो लगा कि शायद अगर कोई गड़बड़ी होगी तो वो कवर अप के लिए हो जाए। पर देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, मैं कोई जज नहीं हूं, मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता हूं, बट द पॉइंट इज कि हाँ, एक आम नागरिक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में ये बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी खुद भी विद्यार्थी रहा हूं और पूरे जीवन विद्यार्थी ही रहना भी चाहता हूं। पर मैं ये कहता हूं कि जो विद्यार्थी जिन्होंने तैयारी करी उनकी मनोदशा को मैं अच्छे से समझता हूं। ये मैं आपको कह सकता हूं कि हमने विद्यार्थी जीवन जिया है। कोई आसान काम नहीं है सर, 2 साल कमरे में बंद रख के पढ़ना और उसके बाद ये पता पड़ना कि जिस एग्जामिनेशन की हम 2 साल से कर्मठता से तैयारी कर रहे थे वो फेयर नहीं हुआ। नितिन विजय जी हैं, बड़े एजुकेशनिस्ट हैं और वो भी ये बात कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है और एक पॉजिटिव बात ये कह रहे हैं कि एनटीए देश में नहीं सिर्फ दुनिया में इकलौती ऐसी एजेंसी है जो इतना बड़ा टेस्ट कराती है, इतना बड़ा एग्जाम करवाती है। तो हो सकता है कि उनसे गलती हो गई हो, गलती होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन दिक्कत यह है कि एनटीए अपनी गलती नहीं मान रहा है। कम से कम जो एजुकेशनिस्ट हैं वो यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस पूरी समस्या का जो मेन पॉइंट है वो पेपर लीकेज का है। वो मुद्दा ये जरूर था कि किनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, उसका कैलकुलेशन क्या था, लेकिन ग्रेस मार्क्स का मुद्दा बहुत छोटा था। जो मेन मुद्दा है वो पेपर लीकेज का है, उसकी जांच ढंग से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंच चुके हैं और इटली के अपुलिया प्रांत के बोर्गो इग्नेजिया में आयोजित जी समिट में राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर इस समिट में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे हैं। सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के चलते भारत की अहमियत दुनिया अब समझने लगी है, इसलिए हर मंच पर भारत को लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली पहुंचने से पहले ही G7 समिट पर हिंदुस्तानी संस्कृति की छाप दिखने लगी है। हालांकि भारत G7 में मेहमान देश के तौर पर शामिल हो रहा है, लेकिन इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन का स्वागत नमस्ते से कर हिंदुस्तान के महत्व को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। 7 देशों के इस समूह का भारत हिस्सा नहीं है, लेकिन इटली की तरफ से बुलावा आने के बाद प्रधानमंत्री 14 जून को होने वाले आउटरीच देश के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत अभी तक 10 बार G7 समिट में शामिल हो चुका है। पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब से पहले 4 बार G7 समिट में शिरकत कर चुके हैं। इस बार भी उन्हें आमंत्रित किया गया है और इसके साथ ही वे लगातार 5 बार समिट में शामिल होने वाले नेता बन जाएंगे। G7 देशों के अलावा इस समिट में शामिल होने वाले देशों में भारत अकेला आमंत्रित नहीं है। भारत के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ब्राजील के राष्ट्रपति
लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने की कुछ वजह जानकार मान रहे हैं। पहली ये कि जिस तरह से भारत ने G20 की अध्यक्षता की और कई विवादास्पद मुद्दों पर सदस्य देशों के साथ सहमति बनाने में शानदार भूमिका निभाई, उससे भारत की छवि बेहतर हुई है और भारत ग्लोबल साउथ का एक मजबूत आवाज बन चुका है। दूसरी वजह भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को माना जा रहा है, जबकि तीसरी वजह भारत अब बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हो गया है। वर्तमान में भारत G7 के 4 देशों कनाडा, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इटली में लैंड करते ही पीएम मोदी सबसे पहले इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। मेलोनी के अलावा पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जापान के पीएम, जर्मनी के चांसलर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान व्यापार के अलावा रणनीतिक मसलों पर भी बातचीत होने की संभावना है। इस बार G7 समिट ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में 2 भीषण लड़ाइयां यानी रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच लड़ाई चल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भी खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस बार G7 की बैठक में कुछ खास मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है, जिनमें जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन विवाद, वैश्विक चुनौतियां शामिल हैं। G7 शिखर सम्मेलन की रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद इटली के पीएम मेलोनी डिनर होस्ट करेंगी। अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर पीएम इटली में हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का इस सम्मेलन में भाग लेना काफी अहमियत रखता है। मेलोनी ने भी पीएम मोदी को इस सम्मेलन में आने के लिए तभी न्योता भेज दिया था जब देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की कूटनीतिक केमिस्ट्री पूरी दुनिया ने देखी है। ऐसे में G7 की बैठक के लिए भारत को खास न्योता देकर उन्होंने दुनिया को एक बार फिर भारत की ताकत का एहसास कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।